प्रिय विद्यार्थी पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में आज एक नया अभ्यास पढ़ाने चल रहा हूं। तो अभ्यास का आपका नाम है क्रमचय और संचय। तो क्रमचय संचय के सवालों को कैसे लगाते हैं या क्रमचय संचय है क्या चीज़, तो इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। तो क्रमचय आपका केवल यहाँ क्रमचय की बात करते हैं पहले। तो क्रमचय संचय होता क्या चीज़ है, तो क्रमचय संचय किसी एक समूह से, किसी एक वस्तुओं के समूह से कुछ आपका वस्तुओं को लेकर एक नया क्रम बनाना आपका कहलाता है क्रमचय संचय। जैसे आपका 2-3 प्रकार के फूलों की बात कर लेते हैं कि आपके पास 5 प्रकार के फूल हैं। अब 5 प्रकार के फूलों से 2-2 जोड़े बनाना है। 2 प्रकार के फूलों को लेकर ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। यह हमारा क्या है, क्रमों का चयन है आपका उस पूरे समूह से 2-2 वस्तुओं, 2-2 फूलों को लेकर के। तो उसी प्रकार से आपका क्रमचय जो होता है एक पूरे समूह से कुछ चीज़ों को लेकर, यानी वस्तुओं के पूरे समूह से कुछ वस्तुओं को लेकर जो आपका समूह बनता है यानी सीरीज बनती है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रमचय और संचय। तो जैसे आपका क्रमचय संचय बनता है उसी पर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं कि क्रमचय संचय से ही रिलेटेड। तो यहाँ पे कह रहा है 3 पुस्तकों ए बी और सी में से 2-2 पुस्तकों का क्रम कितना होगा। यानी जो किताबों का समूह है ए बी सी, 3 किताबें हैं हमारे पास। टोटल किताबों की संख्या ए बी सी 3 है। अब 3 में कह रहा है कि 2-2 किताबों को लेकर, यानी 3 तो टोटल है। अब वही बात हुई कि टोटल कुल में हम कुछ को लेकर, यानी पूरे में से कुछ ले लेते हैं। 2-2 के समूह में कितने ऐसे समूह बनाए जा सकते हैं। तो ये बात है कि कितने ऐसे समूह बनाए जा सकते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, क्रमचय संचय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ए बी सी को अगर लेंगे तो एक बार हम 2 पुस्तकें ले लेते हैं ए बी। तो ए बी अगर हम 2 पुस्तकें लेंगे तो या तो हम ए बी के रूप में रख सकते हैं, ए पहले बी बाद में, या फिर हम बी को पहले कर देते हैं ए को बाद में कर देते हैं। ए बी लेने पर ये 2 बनेगा। अगर हम बी सी लेते हैं तो बी सी लेंगे 2 पुस्तकें, तो एक तो बी सी बनेगा, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, सी बी। तो 2 ये बन जाते हैं। अब इसके बाद आपका बी सी के बाद सी ए ले लेते हैं, तो एक बार हमारा क्या बनता है, सी ए, और दूसरा आपका ए सी के रूप में आगे पीछे। तो इस प्रकार से हमारा जो समूह बनेगा, कितना क्रम बनता है क्रमचय में। क्रमचय का मतलब होता है क्रमों का चयन। तो कितने क्रमचय बनते हैं, यहाँ पे आपके 6 बन जाते हैं टोटल। तो यही चीज़ आपका कहलाता है क्रमों का चयन यानी क्रमचय। तो इसमें आपके 6 बनेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल आपके सामने मिलेंगे क्रमचय से संबंधित, क्रमचय संचय से। तो यहाँ पे आपका ये बनता है। अब इनको सवालों के माध्यम, ये तो आपको एक थ्योरी या सिद्धांत के हल करके पूरा बताया गया है। अब सवालों को कैसे लगाते हैं उनके विषय में भी जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 है आपका, 3 तो टोटल घटना है। अब इनका जो क्रम चयन बनना है 2 को लेकर बनना है, तो 2 का गुणा कराते हैं, इस प्रकार से 6 बनते हैं। तो ये तो हो गया कि हम टोटल हमारे पास 3 और 2 के क्रम बनाना है, इसलिए ये हो जाते हैं कि गुणा कराने पर इतना मिल रहा है, लेकिन जो हल करके देखने में तरीका है वह हमारा ये बनता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कुछ और सवालों को। यहाँ पर आपको एक हेडिंग के ऊपर बात करेंगे जो है आपका गुणन का आधारभूत सिद्धांत। मतलब हेडिंग क्या है या कोई भी चीज़ है, जो भी इस टॉपिक में मिलेगा आपको सारी चीज़ें एकदम आसानी से बताएंगे। तो उन्हें हम एक एक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहले तो आपका था क्या, क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय क्या होता है, तो ये चीज़ आपको अभी पहले बताएं कि क्रमचय संचय क्या होता है। एक किसी वस्तु के पूरे समूह में से कुछ वस्तुओं को निकालकर उनको एक क्रम से बनाकर रखना ही हमारा क्रमचय संचय होता है। तो एक एग्जाम्पल पर भी बताएं। अब आपको आ गया गुणन का आधारभूत सिद्धांत और योग का आधारभूत सिद्धांत। योग का आधारभूत सिद्धांत एक होता है, इसी में दोनों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर सवाल बताते हैं। योग का आधारभूत सिद्धांत, अब ये क्या होते हैं दोनों, तो
गुणन और योग के आधारभूत सिद्धांत, यानी दोनों सिद्धांतों से सवालें लगेंगे और दोनों सिद्धांतों को अगर हम समझ पाएंगे तो सवाल लगाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो सकता है, या फिर सवालें भी कुछ अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे कि योग का सिद्धांत क्या होता है और गुणन का सिद्धांत जो होगा, गुणन के सिद्धांत में किसी एक कार्य को किसी दो प्रकार से या तीन प्रकार से किया जाए जब वह एक कार्य स्वतंत्र ना हो। एक ही कार्य या दो कार्य, जब दो कार्य स्वतंत्र नहीं होते, मान लेते हैं कोई दो कार्य हों, दोनों कार्यों को करने के लिए वह दोनों स्वतंत्र ना हो बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हों, यानी आपस में कुछ ना कुछ मेल करते हों ये दोनों कार्य, तो वह हमारा कार्य क्या होगा, गुणन का आधारभूत मूल सिद्धांत के नियमों पर लगता है। या फिर दूसरा क्या होता है, योग का आधारभूत सिद्धांत, जब हमारे पास दो कार्य होंगे, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होंगे, यह अपने तरीके से व्यवहार करेगा, यह अपने तरीके से व्यवहार करेगा, जब दोनों प्रकार से स्वतंत्र हो तो वहाँ उस सवाल में क्या होता है, योग का आधारभूत सिद्धांत लगता है। तो इसे हम आगे भी बताएंगे आपको आधार का योग सिद्धांत, जब इस पर सवालें कराएंगे। अभी आपको गुणन का आधारभूत सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, कोई दो अलग अलग कार्य या तीन कार्य जो भी कार्य होंगे वह जब आपस में एक दूसरे में कुछ संबंध रखते हों यानी स्वतंत्र ना हो, तो ऐसी सवालों के लिए गुणन का आधारभूत सिद्धांत को व्यक्त कराते हैं। और इसी से संबंधित आपके सामने एक सवाल लिखा गया है कि आपका ए, बी तथा सी तीन स्टेशन है। अब तीन स्टेशन है ए, बी और सी। स्टेशन ए से बी तक जाने के 5 रास्ते हैं। अब स्टेशन ए से बी तक जाने के कुल 5 रास्ते हैं और फिर कह रहे हैं तथा स्टेशन बी से स्टेशन सी जाने के कितने हैं, 4 रास्ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाना हो तो वह कितने तरीके से जा सकता है। यहाँ देखेंगे 2 प्रकार के कार्यों की बात है, एक स्टेशन ए से बी, एक बी से सी है। फिर पूछ लिया एक व्यक्ति है कोई ए से बी, ए से सी पर जाना चाहता है, वह कितने प्रकार से जाएगा। तो यह क्या है, 2 कार्य हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र नहीं है, यह आपका दोनों आपस में जुड़े हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यानी स्वतंत्र न होने के कारण यह क्या है, गुणन का आधारभूत सिद्धांत में आ गया। तो पहला ए से बी तक जाने के कुल 5 रास्ते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आप यहाँ से जा सकते हो, तीसरा मान लो इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से, पांचवा आप इस प्रकार से जा सकते हो। कुल 5 प्रकार से ए से बी पर जाना है। अब कह रहा है बी से सी पर जाने के 4 रास्ते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा मान लो यहाँ से, तीसरा यहाँ से और चौथा यहीं से यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ से स्टेशन से जाने पर अब पूछ लिया कि कुल ए से सी तक जाने में कितने प्रकार के तरीके यूज होने हैं। अब ए से सी पर जाने के कितने प्रकार से तरीके से होंगे, तो यहाँ आपको दोनों मेथड बताएंगे। पहले हम देखते हैं व्यवहार रूप से कि यह क्या होगा। मान लेते हैं कि ए पर कोई व्यक्ति है, वह जाना चाहता है सी पे, तो इस रास्ते से अगर गया तो वह टोटल कितने प्रकार से जा सकता है यहाँ तक। अब एक इससे जाएगा, जब इस यहाँ से निकलेगा इससे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक ही हुआ, लेकिन यहाँ बी पर पहुँचने के बाद ये 4 रूट को चेंज कर सकता है। तो यानी जब 4 रूट को चेंज करेगा तो 4 प्रकार से पहुँचा, ये इस वाले से यहाँ निकल के। अब जब इससे जाएगा तो इससे भी वही कंडीशन होगी, ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक एक ही है, लेकिन जब यहाँ से इससे जाएगा तो यहाँ 4 प्रकार मिलते हैं। तो इस प्रकार से 4 हो गए। ये भी आपका यहाँ से इसी प्रकार से होगा, ये भी अगर देखेंगे यही चीज़ व्यक्त करता है। और 5वां भी, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हमारे सामने है कि यहाँ से ए से बी तक तो जाने का एक रास्ता कोई चुन लेते हैं, लेकिन लास्ट में 4 रास्ता मिलते हैं, किसी से भी जाना है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे योग कर लेते हैं कुल रास्तों को, तो यह हमारा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 रास्तों का प्रयोग किया जाना है। तो इस प्रकार से है आपका 20। तो यहाँ पर अगर वैसे भी हम देख लेते हैं
तो वैसे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 20 आएगा। कुल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के 5 तरीके और इसके हैं 4, तो ये आपका गुणा का हो जाएगा। तो गुणा के हिसाब से ये आपका 20 प्रकार से होगा। तो यह हम क्या है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इसको कि ए से सी तक जाने के 20 तरीके कैसे होंगे। तो एक रूट पकड़ेगा, यहाँ से बी पर पहुँचेगा, फिर आपका 4 आगे मिलेगा। 4 रास्तों में हो सकता है इससे जाए या फिर इससे या इससे या इससे, इसी प्रकार से सबके लिए है। तो टोटल हैं तरीके कितने, 20। अब इसी पर संबंधित ये यानी इसी पर हम आपको बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में क्या है, कुल अगर हम कहते हैं 10 दरवाजे हैं मंदिर में, अगर एक दरवाजे से जाना है और जिससे जाना है उससे पुनः वापस नहीं आना है, तो मंदिर में जाने और बाहर आने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो यह भी हमारा इसी पर व्यक्त करता है। तो यानी कि क्या है, टोटल कार्य 2 हैं, संबंधित दोनों क्या है, एक ही चीज़ से, एक जाने का है एक आने का, और है टोटल क्या, दरवाजे की बात। तो यहाँ पर क्या होगा, जाने के तो हम 10 से चले जाएंगे, जो 10 दरवाजे हैं, चाहे जिसको एक को चुनकर चले जाओ, यानी कि हो सकता है इससे जाए या इससे, किसी से भी जा सकते हैं। जिससे जाना है उससे वापस नहीं आना है, उसको फिर छोड़ भी देना है। बाकी बचते हैं 9, अब 9 में से किसी भी से बाहर आप आ सकते हो। तो आने जाने के क्या हो जाएंगे, 90 तरीके। तो 90 प्रकार से उस मंदिर में आ या जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका होता है। या फिर आपका जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं दिल्ली से कानपुर जाने के लिए 5 ट्रेनें हैं, दिल्ली से कानपुर जाने के लिए 5 ट्रेनें हैं। तो जाने के लिए अगर 5 ट्रेनें हैं, तो जिस ट्रेन से हम जाएंगे उससे वापस नहीं आना है, तो वापस आने और जाने में कुल कितनी ट्रेनों का उपयोग होगा। तो जाने के लिए तो 5 में से किसी में बैठ कर निकल जाते हैं, 5 में से, तो ये 5 तरीके हो गए। आने के लिए क्या होता है, एक को छोड़ देते हैं, या जिससे एक से एक को छोड़ देंगे, 5 में से कोई को पकड़ के गए रहे होंगे, बाकी 4 वैसे गई होंगी, तो जिससे गए उसको तो बिल्कुल छोड़ देना। जो वहाँ 4 एक्स्ट्रा पहुँची, उन्हीं 4 में से किसी एक को चुनकर वापस आना है। तो ये क्या हो जाता है, 20। यानी कि दिल्ली से कानपुर आने जाने के 20 प्रकार के तरीके व्यक्त हो सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो अभी आपको वैसे बता दिए, ये भी आपके इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं कुछ और सवाल को। यहाँ पर आपका क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ कंडीशन की बात कर दिया है, कह रहा है जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार आना, और कह दिया जाए पुनरावृत्ति ना होना, तो कोई चीज़ आपका बार बार नहीं आ सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति शब्द क्या है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार उसमें संयोजन करना, या फिर किसी चीज़ को बार बार संयोजन ना करना, तो पुनरावृत्ति नहीं है। तो पहले हम यही देखते हैं, रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्द, यानी रोज के शब्द से हम कितने अक्षर बना सकते हैं इस रोज में आए हुए शब्दों से। तो ROSE 4 ही अक्षर हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रकार के हम खाने को दर्शाते हैं, तो इन खानों में इनको भरा जाना है। अब पहली शर्त से लगाते हैं सवाल को, कह रहा है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, यानी कि यहाँ पर अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अगर इसमें कोई एक अक्षर भर दिए तो वह अक्षर आपका दोबारा नहीं आना चाहिए इसमें, तो फिर आपका ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। मान लेते हैं कि हम आर को इसमें भर सकते हैं, कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 शब्द हैं, तो इन चारों में से कोई शब्द इसमें भर सकते हैं। 4 में से जब कोई शब्द हम इसमें भरेंगे तो आपका 4 लिखेंगे, क्योंकि अनुमति है कि चारों में से कोई एक भर सकते हैं। तो हम रोज ही को समझ लेते हैं कि मान लेते हैं आर हमारा भर गया, फिर इसके बाद जो बचते हैं 3 बचते हैं, 4 में से 3 बच गए। अब 3 में से कोई एक इसमें भरना है। अब तरीका क्या होगा, 3 ही प्रकार से भर सकते हैं, या तो OSE में से कोई भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा
3 आएगा। अब ये भी भर जाता है मान लेते हैं, तो दूसरा क्या बचता है? 2 ही बचे। अभी नहीं दोनों में से चाहे जिसे भर सकते हैं, तो 2 में से किसी को भर सकते हैं, इसलिए ये आपका 2 हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक इसमें जब भर जाएगा तो बचेगा तो एक ही, जब एक बचेगा तो वह आसानी से इसमें एक आ जाएगा। तो पहला क्या हो जाता है? 4 अक्षर हैं, 4 में से किसी एक अक्षर को हम इसमें स्थापित कर सकते हैं। जब 4 में से किसी एक को स्थापित करेंगे तो बाकी बचते हैं 3। जब 3 बचेंगे तो उन तीनों में से किसी एक को इसमें कर सकते हैं, उसके लिए 3। अब 3 भी निकल गए, बचा कितने? 2। अब 2 तो हो गए, कन्फर्म भर जाएंगे। अब बचा आपका 2, 2 में से इसमें कोई दोनों में से एक भरा जाएगा, तो इसलिए 2। अब 1 बचता है, 1 के लिए तो वह स्वयं इसमें आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ गुणा करा लेते हैं इनकी। जब गुणा कराएंगे तो क्या होता है? 4 3 12, 12 दूना 24। 24 ऐसे शब्द बनेंगे इन चारों अक्षरों से जो आपका बिना पुनरावृत्ति किए आपका आ जाएगा। तो यह आपका अनुमति नहीं होगी पुनरावृत्ति की, तो पहली कंडीशन से केवल 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब कह दिया जाए कि पुनरावृत्ति चाहे जितनी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होने चाहिए कितने? 4 ही अक्षरों का शब्द होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 4 अक्षर होंगे, एक इस ब्रैकेट में आएगा, दूसरा इस ब्रैकेट में, और तीसरा इस ब्रैकेट में, चौथा भी इस ब्रैकेट में आ जाए। अब 4 अक्षर हैं, चारों को भरना है, तो पहले में तो इन चारों में से कोई एक को भर दो, तो इसके लिए क्या हो गया? 4 है, चारों में से कोई एक भर दिए, ठीक है। फिर दोबारा जब इसमें भरेंगे तो ये चारों को ही काउंटिंग करना है कि 4 में से किसी एक को फिर भरना है। तो इन्हीं चारों में से पहले क्या होता था? जब पुनरावृत्ति नहीं होने की बात होती थी, अगर एक को भर दिए तो वो बाहर हो गया, वो नहीं भरा जाएगा पीछे किसी में। 3 बचे हैं तो 3 ही में भरेंगे, लेकिन जो भर गया चारों में से इसमें, वह भी आप ले सकते हैं इन चारों में से, तो यहाँ भी 4 ही भरा जाएगा। अब अगले की बात आती है तो इसमें भी 4 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति हो इसकी अनुमति है, यानी कि चारों में से कोई एक इसमें भरेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि वह इसमें भर गया तो इसमें ना भरा जाए, भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब में भरे जाएंगे, तो सब में भरे जाएंगे, तब इनका क्या होगा? कितने शब्द बनाएंगे? तो ये आपका पुनरावृत्ति होने पर भरा जाएगा 16 16 256। तो इतने शब्द बनाए जा सकते हैं इन 4 अक्षरों से। तो ये चीज़ होता है कि पुनरावृत्ति का मतलब जो आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, और पुनरावृत्ति ना होने का मतलब, और पुनरावृत्ति होने का मतलब जो एक बार आ गया, ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है। इसलिए पहले खाने में इन चारों में से कोई भी, दूसरे में भी चारों में से कोई भी, तीसरे में भी चारों में से कोई भी, चौथे में भी चारों में से कोई भी आ सकता है। इस प्रकार से टोटल 256 शब्द बनाए जा सकते हैं पुनरावृत्ति होने के साथ साथ। तो इसके बाद देखते हैं इसी से जुड़ा कोई और सवाल। यहाँ आपका क्या है? तीसरे सवाल में कह रहा है कि अंकों आपका 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंक की सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाती हो। अब पुनरावृत्ति का मतलब समझ गए, कोई शब्द चाहे जितनी बार आए, और पुनरावृत्ति ना होने का मतलब भी पिछले सवाल में दोनों हो गए थे, तो उसी से लगना है। अब ये भी ध्यान देना है कि संख्या क्या होनी चाहिए? 2 अंक की होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। अब ये कहता कि 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, बस सम विषम ना होता तो बात कुछ और होती, या 2 अंकों की विषम कहता तो भी आपको ध्यान में देना होता, अगर सम कहता तो भी ध्यान देना। यहाँ सम कहा है तो इतना ध्यान देना, सम कब बनता है? जब इकाई अंक सम हो। अगर इकाई अंक विषम हो गया तो वह आपका संख्या सम नहीं हो सकती, तो इकाई अंक हमको रखना है सम, तो इकाई अंक सम रखना है। इस पूरे आए हुए शब्दों में 2 अंक ऐसे हैं जो सम हैं। अब इन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर आएगा, और यहाँ 5 में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ 5 में से कोई एक रख सकते हैं, और एक को तो यहाँ रखना है। अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट कि 2 को हम इसमें रख देंगे, तो 2 हमारा यहाँ आ गया, तो बचता कितना है? 4, 1 और 3 यहाँ पे 4 संख्या ऐसी होंगी, उन चारों में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी 4 प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं, और 5वां जो है हमारा यहाँ आ गया, उसका एक ही प्रकार है, तो ये हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया
जो हम बनाएंगे तो चार, अगर 2 यहाँ रख के बनाएंगे सम संख्या तो हमारा 4 प्रकार से बन सकती है। अब अगर क्या होगा एक कि यहाँ पर हम क्या 2 ना रखकर बल्कि 4 रख देते हैं इकाई के स्थान पर। बाकी जो संख्याएं होंगी वह क्या होगा आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगी 4 अंक को छोड़कर अगर हम 4 को छोड़ देते हैं तो बाकी की ये सभी संख्याएं लिखी जाएंगी, 3 1 4 यहाँ लिखे जाएंगे। तो यह क्या होगा 4 प्रकार से इसमें भर सकते हैं। एक तो पहले से हो गया, तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका 4 ये हो गया। अब बाकी बचता है 2, जो आपका होगा यहाँ पर, तो ये आपका जो एक 24 हो गया। मान लो ये दोनों इसमें रखे जाए, एक बार हम क्या है 2 यहाँ रखेंगे 4 यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या बनता है एक तरीका बनता है, यानी जो 24 का होगा ये 24 वाली संख्या जो होती है वह एक तरीका बना देगी। अब हम पता लग 2 को इकाई पर रख दे 4 को दहाई पर रख दे तो ये 42 वाले तरीके को बना देता है। तो एक तरीका तो ये हो जाता है ये संख्या। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो 4 4 8 2 कितने हो जाएंगे 10 प्रकार से अंक बनाए जा सकते हैं सम अंकों को। तो हमारा जो आंसर होगा वह 10 होगा। तो वैसे भी अगर हम देखना चाहें तो सम संख्याएं क्या हैं 2 हैं, ठीक है। वैसे जनरली अगर लगाना चाहें सम संख्याएं 2 हैं और टोटल अंक 5 हैं तो पुनरावृत्ति के तरीके से 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाता है 10, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर समझना है तो इस प्रकार से समझते हैं कि 2 अंकों की सम संख्या बनानी है, एक को यहाँ रखना है एक को यहाँ, तो इकाई ये है हमारा, इकाई पर तो सम होना ही होना है। तो अगर एक सम को यहाँ पर 2 अगर रखेंगे तो बचते 4 है, यहाँ आएंगे तो और 4 प्रकार से रखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं या फिर हम ऐसे ना करें, इसी में अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं गुणा जो करा रहे हैं 4 प्रकार से इसमें 1 प्रकार से इसमें 5 हो गया 4 1 5, तो इस प्रकार से भी हम क्या है 5 5 10 कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो इस प्रकार से वैसे गुणन का आधार मूलभूत सिद्धांत है, तो गुणा के नियमों से देखेंगे तो 2 सम संख्याएं रखना है 2 अंकों की और अंक कितने हैं 5, तो 2 गुणे 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो चलते हैं एक और सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है, कह रहा है 3 व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं। 3 व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं जिसमें 5 खाली सीटें हैं। अब 5 खाली सीटें हैं, तीनों व्यक्ति कितने तरीके से सीटों पर बैठ सकते हैं, ये बात हो गई। मान लेते हैं 5 खाली सीटें हो जाएं इस प्रकार से, इस प्रकार से 5 खाली सीटें हैं। जब वह व्यक्ति डिब्बे में प्रवेश करेंगे देखेंगे 5 खाली सीटें हैं, तो वह व्यक्ति कितने हैं 3 हैं। तो 3 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति जब बैठने के लिए जाएगा तो उसके लिए क्या है 5 सीटें हैं, तो 5 में से वह किसी पर भी बैठ सकता है, तो इसलिए क्या होंगे 5 पहले के लिए। अब पहला व्यक्ति जब जाएगा 5 सीटों में से किसी एक सीट पर बैठने के लिए, हो सकता है वह पहले ही सीट पर बैठ जाए, इसलिए पहली सीट को अब हम छोड़ देते हैं, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखते। अब 2 व्यक्ति बचते हैं 3 में से, एक तो बैठ गया, अब 2 व्यक्ति बचते हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों में दूसरा व्यक्ति जाता है, तो एक तो बैठा है, बचती हैं 4 कुर्सियाँ। अब 4 कुर्सियों में से वह भी किसी एक पर स्वतंत्र है बैठने के लिए, तो वह किसी एक पर बैठेगा चारों में से, इसलिए वह 4 के हकदार में है। तो ये हो गया। मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति जो गया वो इस सीट को रिजर्व कर लेता है, फिर बचता है आखिरी जो तीसरा व्यक्ति है। जब तीसरा व्यक्ति जाता है तो देखता है कि 3 सीटें खाली हैं। अब इन तीनों में से किसी एक पर उसको बैठना है। अब किसी एक पर बैठने के लिए वह स्वतंत्र है, तो उसके लिए कितने प्रकार से हो गया 3 प्रकार से। अब टोटल गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 20 60, तो 60 प्रकार से ये तीनों व्यक्ति 5 खाली सीटों पर बैठ सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसके बाद योग सिद्धांत के कुछ सवालों के विषय में क्या होता है उसमें, तो भी अगर आप समझ जाएंगे तो ये दोनों का मेथड क्लियर होगा।
तो इसके बाद आपको हम फार्मूले से सवाल को लगवाएंगे। यहाँ पर क्या है देखते हैं, दूसरा जो योग का आधारभूत सिद्धांत है ये क्या चीज़ है। तो योग का आधारभूत सिद्धांत, यदि किसी कार्य को यम प्रकार से तथा अन्य कार्य जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है, आपको इसके पहले भी अभी चर्चा किए थे तो उसमें भी बताया था कि जो आपका गुणन का आधारभूत मूल सिद्धांत था वह क्या था, कार्य दो थे लेकिन दोनों आपस में स्वतंत्र नहीं हो सकते। जो योग का होता है, योग वाले में आपका कार्य तो दोनों अपना एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं पूर्णतः। तो इसी में वही चीज़ लिखा गया है, यदि किसी कार्य को यह प्रकार से तथा अन्य कार्य जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है यह प्रकार से किया जा सकता है, तो दोनों कार्य में से कम एक कार्य करने की कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो क्या होता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, दोनों अलग अलग कार्यों को ऐड किया जाता है। उनके तरीक़ों को पता करने के लिए कुल तरीके कितने प्रकार से होंगे, तो उन्हें पता करने के लिए कुल तरीक़ों की संख्या को दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों कार्यों की संख्या को। तो पहला यम प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा यम प्रकार से, इसलिए जोड़ेंगे दोनों को, अलग अलग हैं तो इसलिए यम प्लस एन होगा। तो इसी पर जुड़ा एक सवाल हम आपको यहाँ नीचे लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है सवाल, किसी कक्षा में 10 लड़के तथा 8 लड़कियाँ हैं, अध्यापक किसी समारोह की अध्यक्षता के लिए कक्षा में से किसी एक लड़के या एक लड़की का चयन करना चाहता है। मतलब 10 लड़की और आपका 8-10 आपका लड़के 8 लड़कियों में से किसी एक का चयन करना चाहता है वह आपका अध्यक्षता करने के लिए। तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रकार से उनका चयन कर सकता है। पहली चीज़ आप समझना, यहाँ पे जो अध्यापक है, अध्यापक के पास 2 कार्य हैं। अध्यापक के पास 2 कार्य हैं। तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गया कि 10 लड़के, कार्य का मतलब कौन कौन से समूह में बट रहा है। तो पहले तो 10 लड़के हैं, दूसरा 8 लड़कियां हैं, तो ये कार्य ही हुआ कि वह 10 लड़कों में से चुनना चाहता है एक लड़का, या फिर 8 लड़कियों में से एक लड़की चुनना चाहता है। तो ये अलग अलग कार्य हैं, इन दोनों में कोई मतलब आपका यहाँ पे संबंध नहीं है, दोनों अलग हैं, लड़के अलग और लड़कियाँ अलग हैं। तो अलग अलग स्वतंत्र कार्य हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो हो सकता है वह 10 लड़कों में आपका एक लड़का चुने, 10 लड़कों में एक लड़का हो सकता है वह चुन ले, या फिर हो सकता है इसमें से ना चुने, इसमें से भी चुन सकता है, 8 लड़कियों में से भी एक लड़की चुन सकता है। इस प्रकार से इस चीज़ यहाँ पे इस नियम को फॉलो करता है कि ये अलग अलग हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, 10 + 8, यानी कि यह हमारा हो जाएगा बराबर 18 के। तो ये जो हमारा बनेगा टोटल, तो इसका आंसर होगा 18। तो यानी कि कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है एक को अध्यक्षता के लिए, 18 प्रकार से। तो यह हमारा आंसर होगा। तो योग का आधारभूत सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे बताए हैं वह बिल्कुल आपका नॉर्मल है, वैसे सवाल हैं कि आपको सिद्धांतों को समझने के लिए, बाकी सूत्रों से या फिर उसमें और क्या चीज़ क्रमचय संचय में चलता है तो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या है वहाँ पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, या कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। आपको इनसे जुड़े क्वेश्चन भी व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल कराए जाएंगे, तो उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।